हेलो क्लास टेंथ, वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूं क्लास टेंथ का नया सेशन। क्योंकि आपको पता है कि आपकी किताबें चेंज हुई हैं तो सिलेबस बहुत सारा बदल गया है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्लास टेंथ का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम जो आपके एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और फिर से बोल दूं कि हम अकॉर्डिंग टू न्यू बुक या फिर न्यू सिलेबस के हिसाब से इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। मतलब जो आपके सिलेबस में है मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा। देखो चेंज क्या हुआ है, सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो नई वाली किताब आई है उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। लेकिन जो पुरानी वाली किताब थी आपकी उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पहले एक्सरसाइज 1.2 थी पुरानी बुक में उसी को अब एक्सरसाइज 1.1 कर दिया गया है नई बुक में। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन सेम है। और जो ओल्ड बुक में यानी पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.3 थी उसको 1.2 कर दिया है। ठीक, और जो पुरानी बुक की एक्सरसाइज 1.1 है ये डिलीट कर दी गई है और जो पुरानी बुक की एक्सरसाइज 1.4 है ये भी डिलीट कर दी गई है। तो अगर किसी के पास पुरानी बुक भी है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो जो टॉपिक पुरानी बुक की 1.2 और 1.3 में है वही नई वाली किताब में है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास नई किताब है तो और अच्छी बात है, आपको नई किताब की जो एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 है वही पढ़नी है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि सिलेबस में क्या है पहले चैप्टर से। चलिए अब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बताऊंगा जो जो अपने सिलेबस में है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, इस तरह ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचसीएम एलसीएम है, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले ये सब चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद जो चीज़ बचेगी वो रहेगा अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना, 3+2 को मतलब 3+√2 को इरेशनल प्रूफ करना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा वो क्या रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही आसान सी थ्योरम है ये, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा किस तरह के क्वेश्चन में वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम्स में, मतलब कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, ये कहने का मतलब है। इसके बाद बोला गया है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब ये जो प्राइम फैक्टर है यूनिक होगा अगर हम ऑर्डर की बात ना करें तो जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा भी इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे समझो कि अपने पास एक नंबर है 12। अब 12 जो है इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, आपने ऐसे बचपन से बहुत बार किया होगा। 2 से करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 1 आ जाएगा। मतलब 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ये 12 है ये एक कंपोजिट नंबर है। 12 जो है कैसा नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 12 है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कम से कम 3 फैक्टर। तो ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। और यहाँ पर जितने भी इसके फैक्टर नज़र आ रहे हैं आपको 2 या 3, ये क्या चीज़ है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे जो 12 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर किसी को नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, तो हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे जो 12 है सोचो वो किस किस के टेबल में आता है। 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। तो ये 2 से तो ज़्यादा है ना, किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो उसको हम बोलते हैं वो कंपोजिट नंबर है।
ठीक, तो 12 हो गया एक कंपोजिट नंबर। इसी तरह से जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं। जैसे जो 2 है ये सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। तो मतलब प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए। 2 से ज़्यादा कितने भी हों, लेकिन कम से कम 2 से ज़्यादा यानी कि 3, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, तब वो कंपोजिट बनेगा। और अगर एग्जैक्टली 2 है तब वो प्राइम बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर 3 देख लो, ये 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये भी क्या रहेगा, प्राइम। तो ये कंपोजिट है जबकि ये प्राइम है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी कि दुनिया में कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको 12 के जिनको मल्टीप्लाई करके वापस से 12 आ जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर किसी के दिमाग में आता है, जैसे कि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, जो पिछले साल वाली वीडियो है, कि अगर किसी के दिमाग में आए कि हम यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी इसका अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम तो ये भी सोच सकते हैं कि 4 × 3 करके 12 आ जाता है भाई। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा कोई सोच सकता है। तो वहाँ पे गलती ये है कि जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम्स के होने चाहिए, मतलब प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 4 प्राइम नहीं होता ना भाई। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको फिर से याद रखना है कि हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, नहीं दुनिया में कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का आपको नहीं मिलने वाला। इस तरह से और भी नंबर आप सोच सकते हैं, जैसे 14 है, 14 को फैक्टराइज करोगे 2 × 7 आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डर के अलावा, यानी ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, वो कहने का मतलब है कि अगर कोई 3 पहले लिख दे और 2 बाद में लिख दे तो वो अलग चीज़ नहीं है, वो सेम गिना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम 7 पहले लिखें 2 बाद में लिखें तो वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो उसको हम सेम ही मानेंगे, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, ऑर्डर के अलावा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो ये है। हालांकि इसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन जो ये हमने थ्योरम पढ़ी है ये थ्योरम भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है और इसमें वो थ्योरम कैसे लगेगी जो भी हमने पढ़ी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझो कि इसमें बोला क्या गया है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, और एक बात और याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले साल भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस बार ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो जो बचा है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया, पहले वो समझो। इसमें बोला गया कंसीडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो 4n करके नंबर्स बनेंगे, जहाँ पे जो n होगा वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चले जाओ। ठीक है, क्या ये n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पे एंड होगा या नहीं, ये हमें बताना है। एक बात याद रखना, आप यहाँ पे इन्होंने 4n को नंबर नहीं बल्कि नंबर्स बोला है। प्लूरल फॉर्म में क्यों यूज किया नंबर्स? क्योंकि ये एक चीज नहीं है, दिख तो ये एक रहा है, लेकिन अगर आप n की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। जैसे अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो 4n मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखते हो तो 4n मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखते हो तो 4n मिल जाएगा। इसी तरह से आगे भी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना, इसीलिए उन्होंने नंबर्स लिखा है, नंबर नहीं लिखा। दूसरी बात, 0 पे एंड होगा या नहीं, ये कहने का ये मतलब है कि जब हम 4n की वैल्यू निकालेंगे, जैसे 4n 4, तो क्या कभी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या नहीं। जैसे यहाँ तो 0 नहीं आया, 4n 16, यहाँ भी देखो यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आया, 4n 64 यहाँ भी नहीं आया। तो कह रहा है कि क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए भी ये 0 पे एंड होगा क्या कभी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा क्या, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ऐसे एक एक करके चेक नहीं करेंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे ये। तो हमारे पास जो तरीका है वो तरीका क्या है, पहले वो समझो। देखो पहले मैं हल्का सा आपको बेसिक बता दूं। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, आपके पास कोई नंबर है जिसको आप इस तरह से लिखो, अगर
बेस नीचे होगा और एक्सपोनेंट ऊपर। एक्सपोनेंट की जगह पे रेज टू द पावर n है तो समझो मैं n लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि जो इसका बेस है इसके आप फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स। जैसे ही आपने इसके फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों हैं, इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यानी कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 है अगर इसके फैक्टर में, देन नंबर विल एंड विथ 0। तभी नंबर 0 से एंड हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा भाई। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। फिर समझ लो एक बार, इसको समझ में ना आया हो कि अपने पास कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हो, जैसे यहाँ पे बेस की जगह 4 है, 4 रेज़ टू द पावर n है, वैसे ही यहाँ पर भी। तो आप क्या करो, जो भी बेस में है उसके फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स, और आप देखो कि उसके फैक्टर में कम से कम एक बार 2, कम से कम एक बार 5 आया हो, यानी 2 और 5 हो। उसके अलावा कितना भी तामझाम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 दोनों ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ना हो, दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि जो नंबर है, ठीक है, यानी कि ये पूरा जो भी वैल्यू आ रही है ये 0 पे एंड होगी, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आया होगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 हैं और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणा में 2 10 हुआ। अब इसके अलावा चाहे जो भी चीज़ हो, 10 से गुणा होने के बाद लास्ट में 0 तो आना ही है। ठीक है, तो इसीलिए 2 और 5 दोनों का होना कंपलसरी है फैक्टर्स में। तो मतलब हम किसी भी नंबर को बेस का फैक्टर करके सीधा सीधा बता सकते हैं कि वो एंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट जो है कहीं पे नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैं भी इसको मिटा रहा हूँ और अपने क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखो अपने पास है 4 रेज़ टू द पावर n। मैंने जो ये 4 रेज़ टू द पावर n है इसको अगर फैक्टराइज किया तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, और रेज़ टू द पावर कितनी है n, बस 4 की जगह क्या आ गया 2 × 2। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे कि जब हमने इसके फैक्टर्स किए तो हमें 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या बोला, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 5 नहीं है तो मतलब ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है कि जो हमने थ्योरम पढ़ी वो इसमें यूज कैसे होगी। वो यूज इस तरह से होगी, हम बोलेंगे कि भैया अगर वो थ्योरम ना होती, सोचो अगर वो थ्योरम ना होती तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या पता इसका कोई और फैक्टराइजेशन होता हो, है ना, फिर उसको भी चेक करना पड़ता, उसमें 2 और 5 तो नहीं आ रहा कहीं दोनों में। ठीक है, लेकिन हमें पता है उस थ्योरम की वजह से कि जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यानी इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगा मुझे इसका। तो जब कोई और फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगा तो यहाँ से मैं श्योर हो जाता हूँ कि यार अब कोई और फैक्टर्स मुझे चेक नहीं करने हैं, इसका इकलौता यही फैक्टराइजेशन होता है। और क्योंकि इसमें 5 नहीं मिला तो कभी भी ये 0 पे एंड नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो इस कहानी को हम लिखेंगे कैसे, बस अब कहानी लिखनी बाकी है, वो मैं लिख के बता देता हूँ। तो देखो जो मैंने आपको अभी समझाया वही लिख दिया, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। एक बार फिर से रीड करके बताता हूँ। मैंने क्या लिखा है, ओनली दैट नंबर कैन एंड विथ 0, यानी सिर्फ वही नंबर 0 से एंड हो सकता है, विच हैज़ 2 और 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, जिसके पास 2 और 5 दोनों ही हों इसके प्राइम फैक्टर्स में। बट 4 रेज़ टू द पावर n, और आप बोल सकते हो 2 × 2 रेज़ टू द पावर n हैज़ ओनली 2 नॉट 5। ठीक है, यानी कि इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है, 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टर्स में। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की वो ये कहती है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी इसके अलावा और कोई नहीं है जहाँ हमें चेक करना पड़े, यही इकलौता था। यहाँ पे हमने चेक किया, नहीं मिला 5, सिर्फ 2 मिला। तो हम कह सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n, यानी n जो कि नेचुरल नंबर है इसकी किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी 0 पे एंड होगा ही नहीं। ठीक है, आप याद रखना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में जो आपके पेपर में है वहाँ 5 होगा, हो सकता है 2 ना हो, तो आप देख लेना 2 है कि 5 है, क्या है क्या नहीं है वो आप देख के चलना। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी NCERT की एक्सरसाइज में है। वहाँ पे 4n की जगह बस क्या लिख दिया उन्होंने, 6 रेज़ टू द पावर n लिख दिया है। 4 रेज़ टू द पावर n की जगह क्या लिखा है, 6 रेज़ टू द पावर n। तो यार इसमें अगर 6 को करोगे तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 3,
ठीक है ना। तो उसकी कहानी भी सेम है, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सेम लॉजिक से सेम तरीके से वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। हालांकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब हो सकता है मैं आपको दोबारा वो कराऊं, ठीक है, लेकिन तब भी आप एक बार ट्राई करना कि वो खुद से हो जाए, क्योंकि यार इतने बढ़िया से आपको समझा दी सारी चीज़ें, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है HCF और LCM, ठीक है। तो अपना अगला कॉन्सेप्ट क्या है, HCF एंड LCM, ठीक है। तो देखो HCF आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है। LCM आप जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। जैसे अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सिंपल सा एकदम एग्जांपल दूं, तो आप समझो कि अपने पास दो नंबर हैं, अपने पास क्या है, दो नंबर, एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है मान लो 12, दो नंबर हैं। पहले मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि HCF का क्या मतलब होता है, LCM का क्या मतलब होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से हमें, ठीक है, जो क्लास 10th में निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो कैसे करेंगे, किस तरह के फिर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, वो अभी मैं आऊँगा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। लेकिन एक बार पहले समझते हैं कि HCF LCM का मतलब होता क्या है। बचपन से हम निकालते हुए आए, लेकिन इससे क्या मतलब होता है इसका, तो समझो। अभी मैं सबसे पहले बात करता हूँ चलो HCF की, ठीक है। अभी मैं किसकी बात करता हूँ, HCF की, ठीक है। LCM हम बाद में देखेंगे। तो HCF, ठीक है, अपने पास है। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाल के देखते हैं। फैक्टर बोले तो किस किस के टेबल में ये दोनों लोग आते हैं। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, F4 फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर मतलब कौन कौन है जो 6 को डिवाइड कर सकता है, या फिर किस किस के पहाड़े में 6 आता है। तो 1 के पहाड़े में 6 आता है, 6 आता है, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। तो ये 1, 2, 3 और 6 क्या है, फैक्टर्स हैं। सिर्फ F की बात हुई है अभी, F4 फैक्टर्स। आगे बात समझ में, फैक्टर, ठीक है। अब 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके पहले C लिख दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब दोनों के पास है, तो 1 दोनों के पास है, ठीक है। तो 1 हो गया कॉमन फैक्टर एक, ठीक। इसी तरह से दोनों के पास 2 है तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया। दोनों के पास 6 है तो 6 भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर, यानी कि जो ये कॉमन फैक्टर है इसी के पीछे मैं H लिख दूं अगर, तो H4 हाईएस्ट। तो इन कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है, 6। तो इसलिए इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जिनका भी हम HCF निकाल रहे हैं, असलियत में हम ये देख रहे हैं कि उनके जो कॉमन फैक्टर्स थे उसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, वही होता है HCF। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आप ये याद रखना, ठीक। अच्छा, ये तो समझ में आ गया HCF क्या चीज़ होती है, LCM क्या चीज़ होती है। अब इसकी बात कर लेते हैं। LCM में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ M की। M बोले तो मल्टीपल, तो मल्टीपल लिखो। मल्टीपल आप समझते हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें नेचुरल नंबर्स तो क्या क्या सकता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे करते हुए, ठीक है। अब मल्टीपल तो इनफाइनाइट होंगे भाई, तो सबसे बड़ा वाला तो निकाला ही नहीं जा सकता, इसीलिए हम यहाँ पे लोवेस्ट लेते हैं, L4 लोवेस्ट, ठीक है। खैर अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। 12 का देखो, 12 1 जा 12 2 जा 3 जा 4 जा, ये सब लिख लो ऐसे ही, ठीक है। अब अगर मैं इसके पीछे C लिख दूँ तो इसका मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों के ही मल्टीपल हों, जैसे 12 12 तो पहली चीज़ मिल गई, फिर 24 24 दोनों के पास है, फिर 36 36, इसी तरह से आगे 48 वगैरह आएगा। खैर छोड़ो। अब यहाँ पे अगर ये जो CM है यानी कॉमन मल्टीपल, इसके पहले मैं L लिख देता हूँ, इसका मतलब है लीस्ट, यानी जो कॉमन मल्टीपल उसमें लीस्ट सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन मिला, 12। तो यानी इन दोनों का LCM हो जाएगा 12, इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास दो नंबर थे 6 और 12, ठीक है, उनका HCF आ रहा है 6, LCM आ रहा है 12। अभी केस में तो खैर वही आ गया, क्यों, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया था, आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर आपके पास ऐसे नंबर हैं जिसमें से छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता है, तो छोटा वाला नंबर ही HCF हो जाता है, बड़ा वाला नंबर ही LCM हो जाता है।
खैर ये समझाने के लिए था कि क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अब देखो जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है वो है HCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, साथ साथ, ताकि आपको समझ में आता रहे। मान लो आपको 12, ठीक है, एंड 14, इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का HCF और LCM निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जाहिर सी बात है, नाम में ही प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। जैसे जो 12 है इसको लिख सकते हो 2 2 जा 4 3 जा 12। अब यहाँ पे क्लास 10th में अंतर ये है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इनको पावर में लिखो, ठीक है। तो 2 इंटू 2 को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 2, नहीं भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बिल्कुल सही से तरीका लगाना चाहते तो रेज़ टू दी पावर में लिखना, ठीक है। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, दोनों की पावर एक एक है, ठीक। अब इस तरीके से हम HCF कैसे निकालते हैं पहले उसकी बात करते हैं। देखो, ठीक है, एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही नंबर हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल HCF हम कैसे निकालते हैं, HCF में हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर निकले उसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनको उठाओ, कौन से वाले को, स्मॉलेस्ट पावर जहाँ पे है, और प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा वो HCF होगा। कहने का मतलब है यहाँ मैंने इनका प्राइम फैक्टरेशन किया तो मैं पहले क्या देखूंगा कि अगर मुझे HCF निकालना है तो मुझे कॉमन फैक्टर ही देखने हैं, सिर्फ कौन से वाले, कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन का मतलब दोनों के पास है, तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 कॉमन फैक्टर है। 3 कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास नहीं है, 7 कॉमन नहीं क्योंकि उसके पास नहीं है, तो 2 हुआ कॉमन फैक्टर। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है। स्मॉलेस्ट पावर कौन है इसमें, 2 की पावर 1, बस यही हो गया। अगर कोई और भी कॉमन रहा होता तो मैं उसका प्रोडक्ट निकालता, लेकिन अब कोई और है ही नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ निकालूंगा, तो मतलब ये यहीं पे रुक जाएगा। इसी तरह से अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM में हम क्या करते हैं, LCM में हम फिर से प्रोडक्ट ही निकालते हैं ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, यानी कि जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो गया उसकी सबसे बड़ी पावर वाली चीज़ उठाओ, टर्म उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो। याद रहे वहाँ पे हम कॉमन देख रहे थे, यहाँ पे हम कॉमन नहीं देख रहे, यहाँ पे हम देख रहे जो भी आ गया इन्वॉल्व हो गया सबको उठा लो। जैसे 2 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ है प्राइम फैक्टर में, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर उठा लो, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, बड़ा कौन, 2 की पावर 2 इनटू, अभी प्रोडक्ट निकालना है। 3 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया, भले ही 3 कॉमन नहीं है, 3 इसके पास नहीं है, लेकिन 3 की ग्रेटेस्ट पावर उठा लो, ठीक है। अब 3 एक ही जगह था तो वही ग्रेटेस्ट मान लो, वही स्मॉलेस्ट मान लो, ठीक है ना। 7 एक ही जगह तो बस उसे उठा लो, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉमन नहीं होगा तो जो एक जगह पे उसी को हम ग्रेटेस्ट मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा, 12 7 जा कितना होता है 84, ठीक है। तो 84 आ जाएगा इनका LCM। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 12 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है, हम टुकड़े कर लेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 20 क्या होता है 2 2 जा 4, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 5 जा 20। अगर मैं बात करूँगा HCF की तो मुझे क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखने हैं, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर देखने हैं मुझे। तो 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 3 और 5 भूल जाओ, 2 कॉमन है, और कॉमन फैक्टर का हमें क्या करना है, छोटी पावर 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात और याद रखना, याद रखने के लिए मतलब याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखो कि यहाँ पर इसके नाम में क्या आ रहा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, लेकिन जो हम पावर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है, यानी उल्टा चलेगा, जिसके नाम में हाईएस्ट आया उसमें छोटी पावर देखनी है। इसमें L फॉर लीस्ट यानी छोटा, लेकिन यहाँ पे पावर देखनी है ग्रेटेस्ट वाली, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इसमें कॉमन फैक्टर देखने, लेकिन इसमें जो भी इन्वॉल्व हो गया सबको देखना। चलो अगर अब मैं बात करूँ LCM की, तो LCM में जो भी इन्वॉल्व हो गया, 2 इन्वॉल्व है, ठीक, L का मतलब लीस्ट छोटा होता है तो उल्टा करेंगे, पावर में बड़ा, यानी 2 की पावर 2, 3 इन्वॉल्व हो गया लिख दो, 5 इन्वॉल्व हो गया लिख दो, भले ही दोनों के पास ना हो। तो 2 रेज़ टू पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, तो HCF आया, ये LCM आया। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है अपने पास
कि अगर अपने पास दो नंबर हैं, उनका हमने एचसीएफ निकाला, उन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकाला, तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही वो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके आएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में देखो अपने पास नंबर्स हैं 6 और 20, ठीक है। तो ए को मान लो 6 है, बी को मान लो कितना है 20 है। इनका हमने एचसीएफ निकाला, इनका हमने एलसीएम निकाला। एचसीएफ 2 आया, एलसीएम कितना आया 60। आप चेक करके देख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ मैंने क्या बोला, नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आया देखो 60 इंटू एचसीएफ कितना आया 2। यहाँ पे नंबर 1 क्या था 6, दूसरा क्या है 20, 62 जा 120, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 120, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट पे किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है याद रखना। और एक बात और, जो यहाँ पे ब्रैकेट में ए भी लिखा है, इसका ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब 6 और दूसरे में क्या था 20, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखे जाते हैं उसका मतलब होता है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। ना लिखो तब भी अंडरस्टूड है, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लिख के चलो, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे चलो देखो ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा इस कॉन्सेप्ट पे, क्या बोला गया है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें बोला गया फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों का एचसीएफ बताना है, निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना, कोई और तरीका। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो यार एचसीएफ कैसे निकालोगे, देखो 96 का पहले कर लो, ठीक है। तो 2 से करोगे 48 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 24 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 6 हो जाएगा, 2 से करोगे 3 हो जाएगा, 3 से करोगे 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी 2⁵ इंटू में 3 ये आ गया, ठीक है। 404 को आसान है करना, 101 इंटू में 4, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को 2 इंटू 2 यानी 2⁵2 लिख दो, ठीक है। 2⁵2 4 हुआ, 4 इंटू दिस ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है इस मेथड से। एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, सिर्फ कॉमन क्या है, तो कॉमन तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी 2 की कौन सी पावर वाला टर्म लिखेंगे, छोटी पावर वाला, क्योंकि H4 हाईएस्ट तो उल्टा चलता है पावर में, छोटी पावर क्या है 2 की पावर 2, यानी एचसीएफ आ गया 4। अब एलसीएम के लिए हमें ये तरीका नहीं लगाना, कुछ और तरीका लगाना। तो उसके लिए क्या तरीका निकाल सकते हैं यार, अभी मैंने आपको बताया, दो नंबर्स हैं अगर, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा नंबर 1 इंटू नंबर 2। पहला नंबर ए बोल देते हैं, दूसरा नंबर बी बोल देते हैं। एलसीएम कितना आया नहीं पता, वही तो निकालना है भाई। एचसीएफ कितना आया 4। पहला नंबर क्या था 96, दूसरा नंबर कितना था 404। तो यहाँ से जो एलसीएम होगा इनका वो किसके बराबर हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइड बाई, ये जो 4 है डिवाइड में चला जाएगा, 4 से कट करोगे 4 1 जा 4, फिर 0 फिर 1। अब ये मल्टीप्लाई करनी आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है ना कहीं, तो सीधा 96 का टेबल पढ़ लो, भले ही पूरा टेबल ना आता हो लेकिन 1 बार तो आएगा ना। 96 1 जा 96 का 6 कैरी हुआ 9, फिर 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 96 1 जा 96। तो ये होगा यार इन दोनों का एलसीएम, और क्या, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप एक बात और याद रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 में मत कर देना अप्लाई है, ठीक है, 2 में ही करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी यार। इस वीडियो में इतना ही, जो एक्सरसाइज है वो मैं अगली वीडियो शुरू करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।